वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। प्रॉपर्टीज के अंदर हमने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड देन मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज लेने लगे दैट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मीनिंग है कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं किस तरह से बिहेव करते हैं, तो इसी उसके बिहेवियर के बेसिस पे ही जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको दो टाइप में हमने डिवाइड किया है। एक होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एक दूसरे होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होते हैं बेसिकली हमें वो बताती हैं कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मेजरमेंट के रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे। वो ऐसे कि अगर आपने कोई ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल आयन को फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इन केस इफ दैट मेटल आयन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड अपने अप्लाई किया ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल आयन को रखा है, अगर वो ट्रांजिशन मेटल आयन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो हम बोलेंगे वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ऑप्शन ये है कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांजिशन एलिमेंट को रखा है तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो जो सब्सटेंस है दैट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो हमने जो सब्सटेंसेस उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, वह कैटेगरी हमारे पास निकल के आती है डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ट्रांजिशन मेटल आयंस को बेसिकली में दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए। एक होते पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरे होते डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की पहले तो आपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस समझने वो कौन से होते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, कि जब आप उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और इसके ऑपोजिट अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करो तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जब उनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उनको रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते, उनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करने का मेन जो रीजन होता है दैट इज अ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें पता कि डी ऑर्बिटल जो होता है कंप्लीटली फील्ड नहीं होता, इट इज हैविंग D1 to D10 की रेंज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब भी उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होंगे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनकी कोशिश यही रहेगी हम लोग पेयरिंग करके स्टेबलाइज हो जाएं। तो पेयरिंग करने के चक्कर में वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए आपने सेकंड जो इसका पॉइंट लिखना है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो होता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे तो वो सब्सटेंस क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और डायमैग्नेटिक में क्या है कि एनी सब्सटेंस विच इज हैविंग द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हुई हुई है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, तो वो जो एलिमेंट है, वो ट्रांजिशन मेटल आयन है, वो कैसे बिहेव करेगा, दैट विल बिहेव लाइक द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। यू कैन मेंशन द सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक का डिफरेंस तो क्लियर हो गया, बट अब आपने देखना है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली उनमें डी ऑर्बिटल जो होता है उसमें D1 से लेकर D10 की रेंज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मरकरी, जो लास्ट वाले एलिमेंट्स उनको छोड़ के बाकियों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मोस्टली जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं या ट्रांजिशन मेटल आयन है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है दैट बेसिकली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मेन है कि जितने ज्यादा उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा उसमें पैरामैग्नेटिज्म होगा, और जितना ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म होगा उतनी ही ज्यादा उनकी क्या होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। तो यू कैन मेंशन हियर कि लार्जर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो पैरामैग्नेटिज्म और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रिलेशन लिख सकते हो कि पैरामैग्नेटिज्म इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि ग्रेटर द और यू कैन से लार्जर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए सब्सटेंस, की जितने ज्यादा किसी चीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही ज्यादा क्या होगा, ग्रेटर विल बी द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। और अब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो कंसिक्वेंटली उसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी लार्जर होगी। तो यही आपने एक रिलेशन लर्न करना है कि पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड लार्जर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर विल बी द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, कंसिक्वेंटली जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी ज्यादा होगी। फोकस करना है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है ट्रांजिशन मेटल आयंस की दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टू मूवमेंट्स। उसमें दो तरह की मूवमेंट्स आती हैं, वन इज अ स्पिन ओनली मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम और दूसरी होती है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब इस फॉर्मूले को आपने समझना है कि पहले जो मैग्नेटिक मूवमेंट है एलिमेंट्स में कोई भी जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ दो तरह की मूवमेंट्स एसोसिएटेड होती हैं। एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दूसरा होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर आप इसमें देखो तो जैसे आपको पता है न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट शेल्स होती हैं,
और जो हमारे पास 3d है और ये दिस इज़ अ 4s, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आप लेते हो, सपोज दिस इज द 4s में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हो, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि इस ऑर्बिटल में पड़ा है तो ये अपनी इस ऑर्बिटल की स्पिन के राउंड में मूव करेगा। तो फर्स्ट जो इसका है स्पिन एंगुलर मोमेंटम दैट इज ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन अपने उस ऑर्बिटल के एक्सिस के राउंड मूव करता है उसको हम बोलते हैं स्पिन मोशन। उस इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम की कंट्रीब्यूशन होती है उसको हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम दैट इज ड्यू टू द स्पिन मोशन। ये स्पिन मोशन के कारण होता है स्पिन मोशन। सेकेंड टाइप की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑर्बिटल, क्योंकि जैसे आप सोलर सिस्टम में भी देखते हैं जो प्लैनेट्स होते हैं, जैसे अर्थ ही है वो अपनी एक्सिस के राउंड में मूव करती है जिसके कारण डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं। एट द सेम टाइम वो पूरे जो सन के राउंड भी चक्कर होती है, रेवोल्यूशन भी करती है। जो वो रोटेशन करती है अपनी एक्सिस के राउंड वो स्पिन मोशन होता है, और जो रेवोल्यूशन करती है वो उसका ऑर्बिटल मोशन होता है। इन द सेम वे जब आप इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंसीडर करते हो, इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस के राउंड मूव करेगा उसको क्या बोलोगे आप, स्पिन मोशन, और उसके कारण जो मोमेंटम होगी वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होती है। और दूसरी जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन, की जब ये ऑर्बिटल पूरे इस न्यूक्लियस के राउंड मूव करेगा तो उस ऑर्बिटल मोशन के कारण जो कंट्रीब्यूशन आएगी इसके ऑर्बिटल मोशन, जब ये ऑर्बिटल जो है पूरे इस न्यूक्लियस के राउंड मूव करता है तो उस ऑर्बिटल मोशन के कारण जो एंगुलर मोमेंटम की कंट्रीब्यूशन आती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इन दोनों मोमेंट्स को मिला के मैग्नेटिक मोमेंट बनती है। बट इन द रियल सेंस क्या होता है, जब भी ट्रांजिशन मेटल आयन हम बोल रहे हैं क्योंकि जब भी ट्रांजिशन मेटल आयन में कन्वर्ट होते हैं तो उसकी जो लास्ट NS शेल है उसके S के 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, और जब ये लास्ट वाली शेल अगर ये रिमूव हो जाएगी अगर देखो तो इसकी इलेक्ट्रॉन किस में रह गए, जो D ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली जितने भी D ट्रांजिशन मेटल आयन्स होते हैं उनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो D ऑर्बिटल में एंटर करता है, D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। और ट्रांजिशन मेटल आयन में जब वो लास्ट NS वाले इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, अब ये D ऑर्बिटल जो है दैट इज लाइंग इन द आउटर मोस्ट शेल, अब ये D ऑर्बिटल ही लास्ट आउटर मोस्ट शेल में पड़ा हुआ है। और ये जो इलेक्ट्रॉन इस D ऑर्बिटल में पड़े होते हैं दे आर इफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द अदर आयंस इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि जब ये एनवायरनमेंट में कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए ओपन में पड़ा होगा तो इसकी चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे भी तो और आयंस होंगे ना, मे बी वहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आयन हो। और जब ये ट्रांजिशन मेटल आयन बनता है तो ट्रांजिशन मेटल आयन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसके ऊपर तो पॉजिटिव होगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और जिस एनवायरनमेंट में ये पड़ा हुआ है इस एनवायरनमेंट जो दूसरे आयंस है मे बी उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अब आपस में अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वहाँ पे होती हैं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण इसके जो ऑर्बिटल का जो मोशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, कि जो ऑर्बिटल है वो पूरा इस न्यूक्लियस के राउंड इसका मोशन नहीं होता। क्योंकि इसका मोशन नहीं हो पाता इसके कारण इसकी जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्वेंच हो जाती है। क्वेंच होने का मीनिंग वो दब जाती है, वो उसकी कंट्रीब्यूशन फिर निग्लिजिबल हो जाती है। उस केस में फिर जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है ट्रांजिशन मेटल आयंस की D ऑर्बिटल्स में, D ब्लॉक एलिमेंट्स में, दैट इज जस्ट ड्यू टू द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि उनका ऑर्बिटल मोशन उनका प्रॉपर कम्प्लेक्स में नहीं होता। कम्प्लेक्स में होने का मीनिंग है जब भी ये ट्रांजिशन मेटल आयन किसी नेगेटिव आयन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उनका जो ऑर्बिटल है वो उनके साथ एंगेज हो जाता है, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हो जाती हैं, जिसके कारण वो जो ऑर्बिटल उनके साथ बंध जाता है या उनके साथ एंगेज हो जाता है, तो फिर वो ऑर्बिटल जो है वो घूम नहीं पाता। अगर वो घूमेगा ही नहीं ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल मोशन ही नहीं करेगा, तो फिर इसकी ऑर्बिटल अगर वो मोशन नहीं करेगा तो उसकी ऑर्बिटल मोमेंटम की कंट्रीब्यूशन भी जीरो होगी। इसके कारण ओवरऑल जब D ब्लॉक एलिमेंट्स में अब देखोगे तो उनका जो इफेक्टिव जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है दैट इज जस्ट ड्यू टू द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। इसको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि अब उसमें फिर ये जो फैक्टर है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाला दैट वाज नॉट टेकन, वो मीन्स की निग्लिजिबल है, वो क्वेंचिंग हो जाती है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो वो उसमें काउंट नहीं होता। इसके कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज इक्वल टू द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। इसमें वो फिर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की इक्वल होगी कि दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पिन मोशन, वो स्पिन मोशन ही उसमें काउंट होता है। और D ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आपने इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ही काउंट हो रही है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज अ स्पिन ओनली फॉर्मूला। इस केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ओनली फॉर्मूला यू कैन मेंशन हियर, ये इस तरह से होता है म्यू इफेक्टिव, इट इज अ इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट। आप बोल सकते हो
So this effective magnetic moment it is equal to under root n plus 2. इसमें जो n है दैट स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. इसमें जो n की वैल्यू है n इसमें क्या आएगा, इट इज़ द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. सो अगर आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पता है तो उसकी हेल्प से फिर हम इसमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट होगी. तो यू कैन मेंशन कि इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2. n के नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी ही उसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगी. और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट के रिलेटेड भी आप पॉइंट मेंशन कर सकते हैं. सो क्योंकि इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वेंच हो जाती है, इसका भी रीज़न आप सेपरेट मेंशन कर सकते हैं. इनके एग्जाम में अब आपको कुछ ऐसा रीज़न आ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, उस केस में आप इन दोनों का बताओगे. यू विल मेंशन स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. इसके साथ आपको इसकी क्वेंचिंग के रिलेटेड भी 2 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. तो यू कैन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन मेंशन कि इन ट्रांजिशन मेटल लाइंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर शेल. वो सबसे आउटर मोस्ट शेल में पड़े होते हैं. डी उसमें जो फीलिंग होती है n-1d में होती है. और ट्रांजिशन मेटल आयन बनने के बाद उसमें ns के इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं. अब n-1d के इलेक्ट्रॉन दैट इज एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट. तो दैट इज वाई देयर ऑर्बिटल मोशन जो है, द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो, दैट इज क्वेंच्ड. उनकी उसकी क्वेंचिंग हो जाती है, वो नहीं हो पाता. इसके कारण क्या होगा कि ओवरऑल जो मीन्स की ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज क्वेंच्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एनवायरनमेंट. तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द क्वेंचिंग ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. तो ओवरऑल जो नेट इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी दैट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट जो है दैट इज कैलकुलेटेड बाय द स्पिन ओनली फॉर्मूला. वो स्पिन ओनली फॉर्मूला लगाओगे और जिसमें ओवरऑल जो म्यू इफेक्टिव है, जिसको हम बोलते हैं कि नेट इफेक्टिव मूवमेंट जो आएगी दैट इज द स्पिन ओनली मूवमेंट, जिसको n प्लस 2 अंडर रूट के साथ आप शो करोगे. और इसके बेसिस पे जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे अब हम उनको डिस्कस करेंगे. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द m2 प्लस एक्वा साइन इन z इज इक्वल टू 27. तो z27 इसमें दिया हुआ है. अब आप इसमें एक चीज नोटिस करो कि इसमें m2 प्लस है और z का मीनिंग क्या है, z इज द एटॉमिक नंबर. जेड एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है. तो जब आपने जेड एटॉमिक नंबर 27 का आप कन्फिगरेशन लिखोगे तो यू नो कि इसका जो 27 किसका एटॉमिक नंबर होता है, दिस इज द निकल. तो निकल की हमने जब कन्फिगरेशन लिखनी है नॉर्मली निकल 27 एटॉमिक नंबर है तो यू नो इट इज़ 1. इसको अगेन आप आर्गन का कोर यूज़ कर सकते हो. आर्गन में इसके 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो आपने बाद में 4s2 में एंड 3d में 7 आएंगे क्योंकि हमारे पास जो चार्ज है दैट इज m2 प्लस का मीनिंग है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लॉस किए हुए हैं. जब भी आपके पास ऐसे आयंस के क्वेश्चन आएंगे तो पहले आपने ग्राउंड स्टेट में कन्फिगरेशन लिखनी है. इसके बाद क्योंकि निकल यहाँ पे मेंशन किया हुआ m2 प्लस है, 2 प्लस का मीनिंग है कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन कम करके भी कन्फिगरेशन लिखनी है. तो आपने कौन सी कन्फिगरेशन लिखनी है, एन निकल 2 प्लस साइन की. इसके बेसिस पे जब आप कन्फिगरेशन लिखोगे तो आपके पास 3d 7 रह जाएगा. 4s2 जो लास्ट शेल है वो इसमें नहीं आएगी. और बाद में जब आप d ऑर्बिटल अगर ड्रॉ करके देखो क्योंकि d में यू नो कि टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. 5 में अगर आपने 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो सबसे पहले हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करने होता है. तो सबसे पहले सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन करोगे. 5 इलेक्ट्रॉन के बाद आपके पास टोटल कितने 7, 6 एंड 7. अगर आप 3d में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते तो आप देख सकते हो कि टोटल 5 ऑर्बिटल में से 2 में पेयरिंग हो गई है और लास्ट में जो 3 ऑर्बिटल है वो क्या है, अनपेयर्ड है. इट मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू कितनी आ रही दैट इज 3. और इसके पहले आपने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेने. इसके बाद आप फॉर्मूला लगाओ म्यू इफेक्टिव का. म्यू इफेक्टिव में क्या है अगेन अंडर रूट n प्लस 2. अब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है. पहले आपने ग्राउंड स्टेट में उसका लिखना जो भी एटॉमिक नंबर है. उसके बाद आपने उसकी 2 प्लस स्टेट में कन्फिगरेशन लिख लेनी है. उसके बेसिस पे आपने 3d ड्रॉ करके देखना है. जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो आपको n की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे. इसके बाद म्यू इफेक्टिव में आपने जब इसकी वैल्यू फिल करनी है तो n इज़ 3 और यहाँ पे n क्या है 3 प्लस 2. इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 टू 15. 5 3 जब 15 होता है. आपने जब इसको कैलकुलेट किया तो अंडर रूट 15 आ गया. तो अंडर रूट 15 की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करो इट इज़ 3.87 bm.
BM जो होते हैं इट इज़ द यूनिट फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट। BM क्या है, बोहर मैग्नेटोन होते हैं, इसको आप लिख भी सकते हो, इट इज़ अ बोहर मैग्नेटोन। सो इस वजह से जब भी आपको पेपर में न्यूमेरिकल्स आएंगे, अगर विदाउट यूनिट आप उसका आंसर लिखते हो तो आपका हाफ मार्क्स इसके लिए डिडक्ट हो जाएगा, यूनिट्स अगर आप मेंशन नहीं करते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट। इसके बेसिस पे कोई भी न्यूमेरिकल आपको आ सकता है, उस केस में एटॉमिक नंबर कुछ भी हो सकता है। आपने उस एटॉमिक नंबर की बेसिस पहले कन्फिगरेशन देखनी है। कन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट में लिखने के बाद जितना उसमें चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन उसमें कम कर देने हैं, कम करके लिखोगे, देन यू विल ड्रॉ द डी ऑर्बिटल। उसके बेसिस पे n की वैल्यू कैलकुलेट करके आप n की वैल्यू इस फॉर्मूले में फिल करोगे, देन इसको कैलकुलेट करोगे। इस वजह से आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। अगेन इससे रिलेटेड मोर भी न्यूमेरिकल्स वो भी डिस्कस करेंगे, सो स्टे कनेक्टेड। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक मूवमेंट। इसमें क्या है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डाइवेलेंट आयन। जैसे लास्ट वाले में आपको M2+ दिया हुआ था, इसमें इन जनरल लिखो डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सोल्यूशन एंड एटॉमिक नंबर इज 25। सेम जब डाइवेलेंट लिखा हुआ तो इट मीन्स कि आपको पता है कि उसकी वैलेंसी 2+ है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर दे दिए 25, उसको आप रिकॉग्नाइज करो। 25 वाला कौन सा एलिमेंट होता है, मैग्नीज। और सबसे पहले आपने क्या करना होता है, उसकी ग्राउंड स्टेट में कन्फिगरेशन लिख लेनी है। तो मैग्नीज की कन्फिगरेशन पहले लिखोगे, आर्गन में 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, देन 4s2 एंड 3d5। ये आपने ग्राउंड स्टेट में कन्फिगरेशन लिख ली, दिस इज इन द ग्राउंड स्टेट, GS में लिखी है। बट हमें किस में चाहिए, डाइवेलेंट आयन में। डाइवेलेंट मीन्स कि आपने उसको 2 पॉजिटिव की फॉर्म में लिखना है। जैसे आपने मैग्नीज नहीं चाहिए, आपको मैग्नीज 2+ चाहिए। 2+ का मीनिंग है कि वो लास्ट शेल जब इलेक्ट्रॉन उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, और जब भी इलेक्ट्रॉन कोई डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन एलिमेंट लूज करते हैं वो सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल S ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो इसकी कन्फिगरेशन क्या आएगी, आयनिक फॉर्म में 3d5। अब 4s शेल इसमें मीन्स कि नहीं रहेगी, वो रिमूव हो गई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो गए हैं। अब आप अगर इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाओ तो इसका अगर 3d बना के देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। और d में आपको पता है d जो ऑर्बिटल 5 में सब डिवाइड होता है, टोटल 5 है, तो सभी में आप एक इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। इट मीन्स कि यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो मैग्नीज के केस में 3d ऑर्बिटल में इट इज़ हैविंग 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, n इज़ 5। इसको भी उसी वजह से म्यू इफेक्टिव में आप फिल करोगे। इसका जो फॉर्मूला है n+2, इसमें करोगे तो n की वैल्यू कितनी है, n इज़ 5, देन अगेन 5+2। जब इसको तुम लोग करके देखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5+2 कितने हो गए, 5+2 7, तो 7 × 5 तो √35 आ जाएगा। और जब आपने इस अंडर को सॉल्व करना है तो नियरली हम आप देखोगे करके आंसर 5.92 कुछ करके आंसर आएगा, दैट इज़ बोहर मैग्नीट्यूड। इतना आपके पास आंसर निकल के आएगा। तो इस तरह से आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज़ वेरी सिंपल। आपने सिंपल पहले ग्राउंड स्टेट में कन्फिगरेशन लिख लेनी है, फिर उसको आयनिक फॉर्म में उतने इलेक्ट्रॉन लूज करके लिख लो, फिर जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उनको आप n की वैल्यू मिल जाएगी, तो उसको आपने इसमें फिल करके आप मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाई डू द ट्रांजिशन मेटल आयन दे शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सिंपल 2 लाइनें लिखी इस कैलकुलेट कर सकते हो। उसमें बस आपने यही मैंशन करना है कि ट्रांजिशन मेटल आयन आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दैम, कि उसमें जो d ऑर्बिटल में अगर d1 से लेके d9 तक उनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है तो दे विल शो द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। मेन रीजन हर केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर ही बेस्ड है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ट्रांजिशन मेटल आयन दे शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इट मीन्स कि आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर, आपको इस तरह से न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, या डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड भी आ सकता है। तो आपको सारे फैक्टर्स क्लियर होने चाहिए। किसी भी कॉर्नर से अगर क्वेश्चन आए तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये सारी कंसेप्ट क्लियर होगी। सो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द लेक्चर ऑफ दिस सीरीज सो दैट कि आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी है उनके सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।